हेलो एवरीवन, वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस, इंडिया टॉप एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही अमेजिंग सेशन लेकर के आई हूं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को नीट काउंसलिंग से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी जो है वो देने वाली हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट जो है वो दे दिया है और कुछ टाइम पहले ही एमसीसी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया, जिसके अंदर उन्होंने नीट 2024 काउंसलिंग का पूरा के पूरा शेड्यूल जो है वो मेंशन किया है। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग 14 अगस्त से ये काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है और इस काउंसलिंग के दौरान आप लोग कोई भी गलती ना कर दें, इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को वो सारी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो आप लोगों के इस काउंसलिंग के दौरान बहुत ज्यादा काम आने वाली है। हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि नीट काउंसलिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है, कितने प्रकार की होती है, कितने राउंड्स इसके अंदर कंडक्ट होते हैं, आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी रखने होंगे, आप लोगों के पास में क्या क्या प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो कॉलेजेस की रेडी होनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज का सेशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे बहुत लंबे समय का इंतजार जो है वो अब खत्म हो गया है। फाइनली इतना सब कुछ देखने के बाद में पेपर लीक, रीनीट, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इतने बड़े स्कैम के बाद में फाइनली वो दिन आ गया है कि हम लोग नीट काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। और मैं आशा करती हूं कि आप सबका बहुत अच्छा स्कोर हुआ होगा और इस काउंसलिंग के अंदर आप लोग एक टॉप कॉलेज हासिल करने वाले हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों का इस बार का नीट का स्कोर कितना है और आप लोगों की प्रायोरिटी कॉलेज कौन सी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि नीट काउंसलिंग के अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो नीट काउंसलिंग 2024 जो है वो 14 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है और इसका कंप्लीट प्रोसेस जो है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो इस काउंसलिंग के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना होगा। एमसीसी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यानी कि आपकी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो फिलअप करने के बाद में जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है काउंसलिंग की फीस पेमेंट का। काउंसलिंग की फीस पेमेंट जब आप लोग कर दोगे तो थर्ड स्टेप जो इसके अंदर आता है वो आता है चॉइस फिलिंग, यानी कि आप लोगों को अपनी प्रायोरिटी कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग जो है वो करनी होगी कि आप लोगों को आगे जाकर के कौन सी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है या कौन सी कॉलेज में जाकर के आपको अपनी एमबीबीएस की डिग्री जो है वो कंप्लीट करनी है। जब आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग वाली प्रक्रिया को पूरी कर दोगे उसके बाद में फोर्थ स्टेप जो इसके अंदर आता है वो आता है रिजल्ट। मीन्स चॉइस फिलिंग तक आप लोगों के हाथ में है, उसके बाद में अगर आप लोगों को सीट अलॉट हो गई, मीन्स अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है वो आ जाता है कॉलेज कंफर्मेशन। आप लोगों को ये कंफर्मेशन देना होगा कि आप उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आपको जाकर के उस सीट को कंफर्म करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो उस कॉलेज में जाकर के पूरा करना है, मीन्स आप लोगों को ज्वाइनिंग लेनी है। तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए काउंसलिंग को हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं। आगे हम लोग ये देखते हैं कि जो काउंसलिंग होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, जिसे हम लोग बोल देते हैं एमसीसी काउंसलिंग, और एक होती है स्टेट काउंसलिंग। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके शहर में एक कॉलेज है, एक मेडिकल कॉलेज है आपके शहर में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जयपुर के एक कॉलेज ले लेते हैं, एसएमएस कॉलेज, जिसके बारे में आप सबको पता ही होगा। तो उस मेडिकल कॉलेज के अंदर 100 सीट्स हैं और इस 100 सीट्स में से जो 15 सीट होती हैं, यानी कि 15 सीट जो हैं वो एमसीसी यानी कि ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू फिलअप की जाएगी और इसकी जो 85 सीट है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 100 सीट्स में 15 सीट्स जो हैं, जो ये 15 सीट है, उसके ऊपर इंडिया का कोई भी बच्चा आकर के एडमिशन ले सकता है और बची हुई जो ये 85 सीट्स हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट का बच्चा, मतलब राजस्थान का बच्चा ही आकर के एडमिशन लेगा, क्योंकि वो स्टेट काउंसलिंग के अंडर आ रहा है। तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बच्चा और यहाँ पर उसी स्टेट का बच्चा जो है वो एडमिशन लेता है।
बट स्टेट काउंसलिंग जो होती है उसके अंदर दो तरीके के स्टेट्स आ सकते हैं, एक होता है क्लोज्ड स्टेट और एक होता है ओपन स्टेट। ओपन स्टेट का मतलब होता है फॉर एग्जांपल केरला जो है वो ओपन स्टेट है, तो उसके अंदर केरला के अलावा भी ऑल ओवर इंडिया का जो भी बच्चा है वो आकर के एडमिशन ले सकता है, मींस 85 सीट्स के अंदर कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। बट जो क्लोज्ड स्टेट होता है उसमें ये 85 सीट्स जो होती हैं वो सिर्फ उसी स्टेट के बच्चे के लिए रिजर्व्ड रहती हैं। तो यहाँ पर दो तरीके की काउंसलिंग जो होगी वो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कंडक्ट होती है। पहले एमसीसी काउंसलिंग होती है और उसके बाद में ही आप लोगों की स्टेट काउंसलिंग जो होती है वो कंडक्ट होती है। आगे और अगर हम लोग देखते हैं तो एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अंडर कौन कौन सी कॉलेजेस की सीट्स जो होती है वो फिलअप होती हैं। तो जब ये काउंसलिंग कंडक्ट होती है तब ये सारी कॉलेजेस की सीट्स जो होती हैं वो ओपन हो जाती है और इसके बाद में ही स्टेट काउंसलिंग की सीट्स जो होती है वो ओपन होती है। तो इस काउंसलिंग के अंडर एम्स जितनी भी हैं ऑल ओवर इंडिया उनकी सीट्स जो होती है वो ओपन रहती है। फिर डीयू कोटा की सारी सीट्स जो होती है वो इसी काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती है। जिपमर, एएफएमसी, ईएसआईसी कोटा की दो आईपीयू सेंट्रल कॉलेजेस वीएमएमसी एंड एबीवी जो दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। उसके बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक बीएचयू, एएमयू और गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीट्स जो हैं वो एमसीसी एआईक्यू काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती हैं। तो इन सारी कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो इसी काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती हैं। तो आप लोगों को इन कॉलेजेस की प्रायोरिटी लिस्ट जो है, जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है, वो पहले से ही रेडी रखनी है कि नहीं मुझे अगर एम्स में एडमिशन चाहिए तो मुझे वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। सेकंड, अगर मुझे एएफएमसी में चाहिए तो मुझे सेकंड प्रायोरिटी में रखना है। थर्ड, मान लीजिए आपकी कोई गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो प्रेफरेंस होगी तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो तैयार रखनी है, क्योंकि पहले ये काउंसलिंग होगी उसके बाद में स्टेट काउंसलिंग होगी, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। फिर अगर हम लोग देखते हैं कि काउंसलिंग में हम लोगों ने या इस काउंसलिंग प्रोसेस में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, हम लोगों ने फीस पेमेंट भी करवा लिया, तो इसके अंदर राउंड्स किस तरीके से कंडक्ट होते हैं। ये काउंसलिंग वाला जो प्रक्रिया ना ये खेल की तरह है। वो हम लोग खेलते थे ना पास द बॉल, पहले इधर हम लोग खेल रहे हैं, फिर हम लोगों ने पास की, फिर वापस उसने पास की, तो ये खेल की तरह ही चलता है। और वो कैसे चलता है, सबसे पहले तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि एआईक्यू राउंड 1 होता है, मतलब एमसीसी कोटा के अंदर जो सीट्स आ रही हैं वो पहले ओपन होती हैं। तो एआईक्यू राउंड 1 कंडक्ट हो गया, उसके बाद में कंडक्ट होगा स्टेट काउंसलिंग राउंड 1। मान लीजिए कि जब एआईक्यू ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 हुआ, उसमें आपको सीट अलॉट हो गई, उसमें आपको सीट अलॉटमेंट हो गया, तो आप जाकर के उस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेंगे और आगे वाले राउंड में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए सेकेंड सिचुएशन ये देखने को मिलती है कि आपको कॉलेज अलॉट तो हो गई है बट वो आपके पसंद की नहीं है, मतलब वो जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी उसके अकॉर्डिंग नहीं है। आपको कोटा अलॉटमेंट हुआ है बट आप लोगों को जाना तो दिल्ली है, तो आप लोगों के पास में चांसेस हैं, और तो आप लोग क्या करेंगे, राउंड 1 के लिए अपेयर होंगे जो स्टेट काउंसलिंग का है, अगर आपको स्टेट कॉलेज चाहिए तो, नहीं तो वापस से एआईक्यू राउंड 2 पर आना पड़ेगा। तो जिस बच्चे को वो कॉलेज नहीं चाहिए जो राउंड 1 में अलॉट हुई है, वो स्टेट काउंसलिंग राउंड 1 के लिए जा सकता है, वो वापस से एआईक्यू राउंड 2 के लिए भी जा सकता है। और अगर मान लीजिए थर्ड सिचुएशन कि आपको कोई कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है राउंड 1 के अंदर, तो आप लोग ऑटोमेटिकली किसके लिए चले जाएंगे, स्टेट काउंसलिंग राउंड 1 के लिए चले जाएंगे। चलो इसमें भी आपका मामला नहीं बैठा, राउंड 1 में कुछ भी नहीं हुआ, ना तो आपको पसंद की सीट मिली है और ना ही आपको कोई कॉलेज जो है वो अलॉट हुई है, तो आप लोग क्या करेंगे, सेकेंड राउंड के अंदर अपेयर होंगे जो कि होता है ऑल इंडिया कोटा राउंड 2। सेम अगर इसके अंदर भी नहीं मिला है या इसके अंदर भी नहीं हुआ है, देन स्टेट काउंसलिंग राउंड 2 के अंदर आप लोग अपेयर होंगे, देन ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 के अंदर अपेयर होंगे। और अगर यहां तक भी बात नहीं बनती, आपकी कुछ भी नहीं हो रहा है अगर यहां तक भी, तो आप लोग लास्ट राउंड में अपेयर होते हैं जो कि होता है एआईक्यू राउंड 4, या जिसे बोल देते हैं हम लोग स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इस नाम का मतलब मैं आप लोगों को समझाती हूं कि लास्ट राउंड को स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्यों कहते हैं। स्ट्रे का मतलब हुआ है बचा कुचा, मतलब अगर इन 3 राउंड के बाद में भी कोई कॉलेज बच रही है तो उनमें सीट्स आप लोगों को मिल जाएगी। बट यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है,
कि अगर आप लोग इस वैकेंसी राउंड के अंदर अपियर होते हैं और अगर आप लोगों को कोई सीट अलॉट हो रही है तो आप लोग यहाँ पर उस सीट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये वाला राउंड जो है उसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहा जाता है और इसमें एडमिशन लेना जरूरी है। आगे और अगर हम लोग बात करते हैं इस काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर, तो इस काउंसलिंग के दौरान आप लोगों को फीस कितनी जमा करानी है। तो अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करती हूं तो इसके अंदर टोटल फीस जो आपको जमा करानी है वो करानी है 1000, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो वापस से रिफंडेबल नहीं है, वापस नहीं मिलने वाली है आपको। तो जो जनरल कैटेगरी में है उनको 1000 रुपए जमा करानी है, साथ ही उनको रिफंडेबल 10,000 का अमाउंट जो है वो जमा कराना है। मतलब जब आप लोग काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए जाएंगे तो आपकी जेब के अंदर 11,000 रुपए जो हैं वो डाल करके जाने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो उसमें से 1000 रुपए जो हैं वो तो वापस नहीं मिलने वाले हैं, वो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर ही यूज हो जाएंगे। और जो 10,000 रुपए हैं वो ये 2 या 3 महीने बाद में वापस से आपको रिफंड हो जाते हैं। वैसे ही अगर आप AIQ कोटा के अंदर जा रहे हैं या काउंसलिंग के अंदर जा रहे हैं और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो नॉन रिफंडेबल अमाउंट आपको 500 रुपए देना पड़ेगा और रिफंडेबल अमाउंट जो है वो 5,000 रुपए आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा। बट आप लोग अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये अमाउंट जो है वो बहुत बड़ा है। ये अराउंड आ जाता है आप लोगों के नॉन रिफंडेबल तो 5,000 और रिफंडेबल आ जाता है 2 लाख। तो अगर आप लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए अपियर हो रहे हैं तो आप लोगों के पास में इतना हेफ्टी अमाउंट जो है वो होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं कि नीट 2024 की चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के बारे में, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास में अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो ऑलरेडी रेडी होनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन सी चॉइस फिलिंग जो है वो करनी है। आप लोगों के पास में एक लिस्ट होगी, उस लिस्ट के अंदर आप लोगों को कॉलेज का प्रेफरेंस डालना है कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो एम्स है फॉर एग्जाम्पल, सेकंड प्रेफरेंस जो है वो कोई दूसरी कॉलेज है, थर्ड प्रेफरेंस जो है वो कोई दूसरी कॉलेज है। तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो अपनी रेडी रखनी है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बिल्कुल भी मत भूलना कि अगर आपने एक बार अपनी ये प्रेफरेंस लिस्ट बना दी और उसको लॉक कर दिया तो आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। वो आप लोगों ने देखा होगा ना अमिताभ बच्चन का शो KBC, लॉक कर दिया जाए, लॉक हो गया मतलब हो गया, फिर वो नहीं बदल सकता है। इसलिए जैसे अमिताभ बच्चन आप लोगों को 2-3 बार पूछता है कि लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, वैसे ही चॉइस लॉक करने से पहले उस प्रेफरेंस लिस्ट को आप चेक करेंगे, अपने आप से पूछेंगे कि क्या मैंने ये सही भरा है, क्योंकि बाद में चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए प्लीज बी केयरफुल, ध्यान रखना इसे लॉक करने से पहले। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेरी आती है, जो चीज बच्चों के दिमाग में सबसे पहले हिट करती है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम लोग पहले से ही उसको रेडी रखें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि काउंसलिंग के दरमियान जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए वो होता है क्लास 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, कोई भी चलेगा। सेकेंडली आपको चाहिए होगा क्लास 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। आप लोगों के पास में नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए। आप लोगों के पास में नीट 2024 का स्कोर कार्ड अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC, SC, ST, तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में रेडी होना चाहिए और वो भी अपडेटेड। दूसरा, अगर हम लोग देखें कि आपके पास में 8 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, बट ये फोटो जो है वो सेम होनी चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड में यूज की है। तो इट शुड बी सेम एज एडमिट कार्ड, ये ध्यान रखिएगा। अगर नहीं है तो प्लीज इसे प्रिंटेड फॉर्म में निकाल लीजिए। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास में 12th का TC यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये चाहिए होता है स्टेट काउंसलिंग के लिए, ये स्टेट काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मूल निवास पत्र। क्या आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं या आप लोग MP से बिलोंग कर रहे हैं या UP से बिलोंग कर रहे हैं, आप कोई भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों के पास में अवेलेबल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। आप लोगों के पास में एक प्रॉपर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए। इट में बी आधार कार्ड,
पेन कार्ड और पासपोर्ट और एनी अदर विच इज इन द वैलिड फॉर्म। तो आप लोगों के पास में एक वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी काउंसलिंग के टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से रेडी करके रखिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके काउंसलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं कि चलिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया, आपकी चॉइसेस जो है वो लॉक हो गई, आप लोगों को सीट अलॉटमेंट भी हो गया है। रजिस्ट्रेशन के बाद में मान लीजिए कि आपको कोई कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट हो गया है, तो मैडम आगे क्या करना है? तो आप लोगों के पास में दो ऑप्शन आते हैं। अगर आप लोगों का सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है कोई भी कॉलेज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल राउंड वन जो है वो कंडक्ट हो गया, आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो ऑटोमेटिकली आप किसके अंदर चले जाएंगे? राउंड 2 के अंदर चले जाएंगे। और अगर आपके पास में सीट अलॉटमेंट हो गया है, अगर आपको सीट मिल गई है, तो आपके पास में क्या होगा? अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गया है और अगर आप चाहते हैं कि आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लें, इफ यू आर विलिंग टू टेक द एडमिशन, तो आप लोगों को ज्वाइनिंग करनी होगी। आगे जाकर के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो उस कॉलेज का कंप्लीट करना होगा। और अगर आप लोगों को सीट अलॉटमेंट हो गया है बट यू आर नॉट विलिंग टू ज्वाइन दैट कॉलेज, अगर आपको कॉलेज नहीं ज्वाइन करनी है क्योंकि वो आपके पसंद की नहीं है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो कोई और है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? उसको ठुकरा करके आप राउंड 2 में जा सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं कि अगर आपका सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले जाएंगे, अगर हो गया है और अगर आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको आगे जाकर के ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। अगर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है बट वो आपके पसंद की कॉलेज नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे? राउंड 2 के अंदर अपीयर होंगे। सो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है आप लोगों को। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट इस काउंसलिंग के साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि हमारे उत्कर्ष ऐप पर चल रहा है शिक्षा महोत्सव। इस महोत्सव में आप लोगों को बहुत सारे धमाकेदार ऑफर मिलने वाले हैं सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। अगर मैं उन धमाकेदार ऑफर्स की बात करूं कि कौन कौन से धमाके जो हैं वो मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर फ्लैट 78% डिस्काउंट मिल रहा है। आप लोग अगर अगले साल नीट की तैयारी कर रहे हैं या अभी आपने 12th क्लियर किया है और आगे जाकर के नीट के लिए अपेयर होने वाले हैं, या जिन्होंने 10th क्लियर किया है और आगे जाकर के 2 साल के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, वो आज ही ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करें, क्योंकि ये ऑफर जो है वो सीमित समय के लिए है। ये 13 से लेकर के 21 अगस्त तक ही है, तो जल्दी से जल्दी आपको इसका लाभ उठाना है, तभी तो आपको फ्लैट 78% डिस्काउंट मिलेगा। इतना ही नहीं, निर्मल सर के बर्थडे के शुभकामनाओं के लिए हमने एक और ऑफर निकाला है कि आपको इस फ्लैट 78% डिस्काउंट के अलावा उस कोर्स के ऊपर NG13 कूपन कोड अप्लाई करने पर अतिरिक्त 13% का डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट जीतने का मौका, और ये रिवॉर्ड पॉइंट जो है ना वो आगे जाकर के आप कोई भी अगर और कोर्स परचेज करते हो तो उसके अंदर आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑफर्स जो हैं वो अभी मिल रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इन्हें कलेक्ट कीजिए, जल्दी से उत्कर्ष आपको डाउनलोड कीजिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। आई होप सो कि ये सेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा और आप अच्छे से इसकी काउंसलिंग जो है वो या नीट की काउंसलिंग जो है वो कर पाएंगे। और आप लोगों को इन सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।